फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने 2022 की अपनी स्टैटिकल ईयर बुक पब्लिश की है। फाओ जो है कृषि से संबंधित संस्था है। पूरी दुनिया में कृषि में क्या नवाचार हो रहे हैं, किस तरह के ट्रेंड्स डेवलप हो रहे हैं, इस पर ये अपनी ईयर बुक में पूरे डिटेल्ड स्टडी करके अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस स्टैटिकल ईयर बुक में क्या नए जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में जानेंगे। फाओ क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका मोटो क्या है और यह किस तरह की संस्था है, कैसे काम करती है, कब इसकी स्थापना हुई है, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हम जानेंगे। कई सारी परीक्षाओं में आप अगर में इसके संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पीसीएस यूपीएससी में जो एसेज आते हैं या आपके और भी, चाहे आप हाई स्कूल हो, इंटर में जो आप निबंध लिखते हैं, उनमें भी कृषि एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृषि से रिलेटेड क्या ट्रेंड्स हैं, क्या तथ्य हैं और क्या चीज़ें इस रिपोर्ट्स में आ रही हैं, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं फाओ क्या है। है, लेकिन इससे पहले हम फाओ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्य काम क्या है, हंगर यानी भूखमरी, मतलब पूरी धरती से भूखमरी को कैसे एलिमिनेट किया जाए, समाप्त किया जाए। साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन है, मतलब जो पोषण है, खाद्य जो हम खाते हैं, कुपोषित जो लोग हैं कैसे उनको सुपोषित किया, यानी पोषण को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा जो है उसको कैसे पूरी दुनिया में लागू किया जाए, कैसे और उसको बढ़ाया जाए, यह इसका पूरा प्रयास है। इस संस्था की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्य मोटो है, इसका मोटो है लेट देयर बी ब्रेड, लेट देयर बी ब्रेड, यानी हर व्यक्ति की थाली में रोटी हो। कहने का मतलब भूखमरी समाप्त हो और लोग अच्छा और पोषण युक्त भोजन प्राप्त कर सकें। इटली में है। कई बार पूछ लिया जाता है कि फाओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है रोम, इटली में है। इसके करंट जो डायरेक्टर जनरल हैं कू डोंग्यू, उनका नाम है QUDONGYU, डोंग्यू का नाम है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं जो स्टैटिकल रिपोर्ट है उसके प्रथम चैप्टर पर। तो उसके की फैक्ट्स क्या हैं, तो देखिए पहला फैक्ट्स क्या है कि एग्रीकल्चर में जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन आप जानते हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे उनमें मूल्य संवर्धन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए गेहूँ, किसान ने क्या किया, गेहूँ पैदा करता है, लेकिन गेहूँ चक्की में जाता है, वहाँ से आटा हो गया। अब आप देखेंगे कि गेहूं का मूल्य मान लीजिए 20 रुपये केजी है, तो आटे का मूल्य 50 रुपये केजी हो गया, यानी यहाँ पे 30 रुपये का वैल्यू एडिशन हो गया। इसके अलावा और देख लीजिए, अब आटा 50 रुपये केजी हो गया, लेकिन आटे से जब ब्रेड बनेगी तो वो केजी में मान लीजिए 1 केजी, वो पैकेट वाइज आते हैं, लेकिन वो समझ लीजिए 100 से ऊपर उसका मूल्य हो जाएगा। उसी आटे से बिस्किट बनते हैं और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनमें वैल्यू एडिशन होता है, यानी उनमें कुछ और चीज़ें मिला दी जाती हैं, चीनी मिला दी जाएगी, बेसन मिला दिया जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें मिला के बिस्किट हो जाएंगे या जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और फिर उन्हीं चीज़ों से आप देखेंगे जो फास्ट फूड बनते हैं उसमें आटे का, चाहे पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, इन सब में और भी चीज़ें मिला करके इनको वैल्यू एडिशन करके महंगे बेचा जाता है। तो वैल्यू एडिशन यही आता है कि जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है उसमें क्या नई चीज़ें ऐड करके उसका मूल्य बढ़ गया और उसे मार्केट में आगे चैनल में बढ़ा दिया जाता है।
तो ये रिपोर्ट बता रही है कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन है वह 2000 की अपेक्षा 2020 में 78% ज़्यादा बढ़ा है। यस, अच्छा संकेतक अंक है। और 2020 में टोटल जो इसकी वैल्यू है वह 3.6 US डॉलर ट्रिलियन है। इसके अलावा ग्लोबल जीडीपी में जो शेयर है इसका 4% के आसपास है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल जीडीपी हैज़ बीन स्टेबल अराउंड 4% सिंस 2000, यानी 2000 से ही लगभग पूरी जीडीपी में जो है एग्रीकल्चर का, कृषि का जो शेयर है वह 4% के आसपास बना हुआ है। वर्कफोर्स में आप देख रहे हैं, ये थोड़ा ट्रेंड इसमें आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड 866 मिलियन पीपल इन 2021 और 27% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स कंपेयर्ड विथ 1043 मिलियन और 40% इन 2000, यानी कि 2000 में जहां एग्रीकल्चर में 40% लोग वर्कफोर्स यानी जो श्रम योग्य जो लोग होते थे उसका 40% कृषि क्षेत्र में काम करता था, वह घट करके 27% हो गया है। यानी कृषि अब रोजगार उतना नहीं दे पा रही है जितना पहले कृषि में रोजगार होता था। अगला आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड यूज़ जो होता है उसके बारे में है, 30% बढ़ा है। और फर्टिलाइजर्स में 56% जो नाइट्रो वो इंक्रीजमेंट हुआ है। ये इसके मेन जो है पहले चैप्टर का जो है की पॉइंट्स थे। प्रोडक्शन है, ट्रेड और कमोडिटीज़ का है, उस पर रिपोर्ट है। तो आप देखेंगे इसमें कि 2000 की अपेक्षा 2020 में जो है प्राइमरी जो क्रॉप है उनके प्रोडक्शन में 52% की वृद्धि हुई है। यानी पिछले जो 20 सालों में प्राइमरी क्रॉप जो फसलें होती हैं उनका 52% जो है प्रोडक्शन बढ़ा है। ग्लोबल प्राइमरी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें 5 जो फसलें हैं ये 50% इनका जो शेयर है। ये क्या क्या है? शुगर केन है, मैज़े है, व्हीट, राइस, गेहूँ, चावल, शुगर केन यानी गन्ना और मेजे, ये 4 फसलें हैं। सबसे ज़्यादा 50% इन्हीं का प्रोडक्शन होता है जो प्राइमरी क्रॉप्स हैं। वेजिटेबल ऑयल्स का जो प्रोडक्शन है वह पिछले 20 सालों में 125% बढ़ा है। साथ ही साथ जो मीट का प्रोडक्शन है वह भी 45% बढ़ा है 2000 की अपेक्षा 2020 में। और सबसे ज़्यादा जो चिकन है उसका प्रोडक्शन हुआ है। इसके अलावा अगर ट्रेड की बात करें तो जो सेरल ट्रेड है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका करते हैं और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एशिया करता है। आप देखेंगे राइज ऑफ हंगर, यानी कि हंगर इज स्टिल ऑन द राइज, यानी भुखमरी दुनिया में अभी भी बढ़ रही है। विद ऑलमोस्ट 770 मिलियन पीपुल अंडर नोरिश्ड इन 2021, 46 मिलियन मोर देन इन 2020 एंड 150 मिलियन मोर देन इन 2019। यानी कि जो भुखमरी है वह बढ़ रही है। 770 मिलियन लोग अभी भी दुनिया में जो है अंडर नोरिश्ड हैं, यानी कुपोषित हैं, जो उनको पोषण युक्त भोजन मिल नहीं पाता है। 2020 में जो है 2020 की अपेक्षा 2021 में 46 मिलियन लोग ज़्यादा कुपोषित थे और 2019 की अपेक्षा 150 मिलियन लोग ज़्यादा कुपोषित थी। ये आप देख रहे हैं, ये आगे आपके चार्ट दिया गया है। प्रिवलेंस ऑफ अंडर नोरिशमेंट सबसे ज़्यादा जो है एशिया में है। हाईएस्ट प्रिवलेंस ऑफ अंडर नोरिशमेंट वो कहाँ पे है? जो इनका अंडर नोरिशमेंट है। अब देखिए कहने का मतलब ये है सबसे ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे माल नोरिश्ड है कहाँ पे? एशिया में। लेकिन अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए, उनकी इंटेंसिटी देखी जाए तो अफ्रीका में वह ज़्यादा है।
अब फूड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। इन एवरी कंटिनेंट द प्रिवलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवर फूड सिक्योरिटी स्लाइटली हायर फॉर वुमेन देन फॉर मेन, विद द लार्जेस्ट डिफरेंस फाउंड इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियंस। सभी कंटिनेंट जितने भी महाद्वीप हैं उनमें मेल की अपेक्षा फीमेल्स में जो फूड सिक्योरिटी को लेकर के अंडर नरिशमेंट है वह ज़्यादा है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में, कैरिबियन जो द्वीप हैं उनमें पाया जाता है। जो डाइटरी एनर्जी सप्लाई, यानी कि जो हम अपनी डाइट्स लेते हैं, जो भोजन लेते हैं उसमें हम कितना एनर्जी ले रह पा रहे हैं, वह 2000 की अपेक्षा 2020 में बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा यह जो ट्रेंड बढ़ा है वह एशिया में बढ़ा है। इसके अलावा इंक्रीज ऑफ ओबेसिटी, मोटापा, लगभग 30% जो है नॉर्थ अमेरिका यूरोप मतलब में 30% लोग जो एडल्ट्स हैं वो ओबेस्ड हैं, यानी मोटापा से ग्रसित हैं। ओबेसिटी है इंक्रीज इन ऑल रीजन्स, ऑलमोस्ट 30% ऑफ एडल्ट इन नॉर्दर्न अमेरिका यूरोप एंड ओशिनिया आर ओबेस्ड, यानी अमेरिका यूरोप और ओशिनिया के 30% लोग जो है मोटापे से ग्रसित हैं, यानी हर तीसरे में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है। और यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि इतनी सारी सुविधाओं के हेल्थ जागरूकता के बाद भी जो फास्ट फूड का ट्रेंड है, जो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार की लाइफ स्टाइल बढ़ती जा रही है, उससे मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके कारण कई सारे रोग भी बढ़ रहे हैं। अब अगला चैप्टर में सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर पर चर्चा हो रही है कि कृषि कितना सस्टेनेबल है और पर्यावरण के लिए क्या क्या लाभ या हानि इसके हैं, उस पर कुछ फैक्ट्स हैं। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट लैंड डिक्लाइन किए, जबकि देखिए हमारी सरकारें, पूरी दुनिया में सरकारें जो हैं फॉरेस्ट कवर को लेकर के काफ़ी चिंतित है। क्लाइमेट चेंज है या जो भी ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब को लेकर के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए या उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण और वन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है आप देख सकते हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है और जो फॉरेस्ट लैंड है उनमें डिक्लाइन हुआ है। पिछले 20 सालों में 99 मिलियन जो हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है वह कम हुई है, और इसी पीरियड में 20 सालों में 134 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि भी कम हुई है। यानी कि पिछले 20 सालों में हमने पेरू जो देश है उसकी साइज़ का जो है कृषि योग्य भूमि हम खो चुके हैं, और इजिप्ट यानी कि मिस्र का जो क्षेत्रफल है उतने क्षेत्रफल का जो वन है वह पिछले 20 सालों में समाप्त हो चुका है। लेवल है लगातार आप देख रहे हैं जल स्तर नीचे चला जा रहा है, और पानी को लेकर बहुत सारी चिंता व्यक्त की जा रही है। लोग ये भी कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध जो होगा वो पानी के लिए होगा। तो कई बार आप भी देखते होंगे भारत पाकिस्तान को लेकर के, सिंधु नदी समझौते को लेकर के टेंशन बढ़ जाता है। चीन में भी ऐसा है, जो पानी छोड़ देता है जब चाहता है, जब कम होता है तो बंद कर देता है। तो पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में मंथन चल रहा है, और यह लगातार जो वाटर स्ट्रेस लेवल है वह बढ़ता जा रहा है। नियरली ऑल द कंट्रीज इन द नियर ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका हैव वाटर स्ट्रेस लेवल, यानी जो पूर्व के देश हैं और उत्तरी अफ्रीका जो है वहाँ पे वाटर स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा जो है कुवैत, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा है। आप कई बार पढ़ते भी होंगे समाचारों में कि पानी की ना उपलब्धि के कारण बहुत सारी जगहों पे जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में परेशानियां हो रही हैं, लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन कृषि योग्य भूमि या कृषि के कारण भी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। कृषि या उससे लोग जो यंत्र चलते हैं,
आप देखते होंगे धान की फसलें या इन सब से भी कई सारी मीथेन अन्य गैसें जो उत्पन्न होती हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनके उत्सर्जन में पिछले 20 सालों में 4% की कमी आई है। द ग्रीन हाउस गैस इमिशन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड डिक्लाइंड बाई 4% बिटवीन 2000 to 2020. Farms get emission accounts for 70% of them. फार्म गेट इमिशन, गैस इमिशन, ये क्या है? तो पशुपालन से संबंधित जो इमिशन है उसमें 13% की वृद्धि भी हुई है पिछले 20 सालों में, और अराउंड 50% ऑफ देम आर रिलेटेड टू लाइव स्टॉक। उसमें से जो लाइव स्टॉक यानी जो हमारे जानवर होते हैं वो 57% से शेयर लगभग उनसे संबंधित है। तो यह जो है फाओ के जो स्टैटिकल डाटा था उसका मेन जिस्ट थी जो हमने आपको बताई। इसमें से कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो तथ्य हैं जिनको आप अपने एग्ज़ाम्स में या जनरल नॉलेज के लिए या एसेस में यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।